जैसे ही ग्लोबल शिपिंग कंपनियां और ट्रेडर्स रेड सी वाले लंबे रूट से वापसी करते हुए राहत की सांस लेने लगे थे और फ्रेट रेट्स धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे थे, वेस्ट एशिया के दो बड़े देशों ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने फिर से ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल ट्रेड पर अनिश्चितता की तलवार लटका दी है। ईरान और इजराइल के बीच तीखा तनाव अब ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर भी असर डाल रहा है। भारत का बेंचमार्क सेंसेक्स शुक्रवार को 573 पॉइंट्स गिरकर बंद हुआ, जो इन बढ़ते भूराजनीतिक खतरों का सीधा संकेत है। हालात तब और गंभीर दिखने लगे जब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि ईरान के सैन्य और न्यूक्लियर टारगेट्स पर हमले जितने दिन लगेंगे उतने दिन चलते रहेंगे। इससे पहले इजरायल ने एयर स्ट्राइक्स में ईरान के 3 सीनियर सैन्य अफसरों को मार गिराया, जिनमें रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हुसैन सलामी भी शामिल थे। इसके जवाब में ईरान ने इसे युद्ध की घोषणा करार देते हुए 13 जून की सुबह लगभग 100 ड्रोन इजरायल की ओर दागे, जिनमें से ज्यादातर को इजरायली डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया, ऐसा वहां की अथॉरिटीज का कहना है। इस तनाव में और आग लगाते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि आने वाले इजरायली हमले और भी ज्यादा बर्बर हो सकते हैं। जानकारों की माने तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। ये वही स्ट्रैटेजिक पॉइंट है जहां से दुनिया की 20-25% ऑयल सप्लाई गुजरती है। इसके अलावा ये कतर और यूएई से एलएनजी एक्सपोर्ट का भी एक क्रिटिकल रूट है। खास बात यह है कि कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। अब बात करें भारत पर पड़ने वाले असर की, तो ये ताजा अस्थिरता भारत के लिए सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं है, बल्कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भी परेशानियां बढ़ा सकती है, क्योंकि देश की क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। 2019 में अमेरिकी सैंक्शंस के चलते भारत ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट बंद कर दिया था। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि अगर टेंशन बढ़ा तो ईरान की सप्लाई 1.75 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक गिर सकती है और ये हालात करीब 6 महीने तक रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे रिकवरी होगी। गोल्डमैन का कहना है कि अगर ओपेक प्लस अपनी स्पेयर कैपेसिटी से इस कमी का आधा हिस्सा कवर करता है तो ब्रेंट क्रूड की कीमत $90 प्रति बैरल तक जा सकती है, जो बाद में धीरे धीरे घटते हुए 2026 तक $60 के आसपास आएगी। भारत में मई 2025 में महंगाई दर 2.82% पर आ गई थी, जो कि पिछले 75 महीनों की सबसे कम दर थी। ये गिरावट मुख्य रूप से फलों, दालों और अनाज की कीमतों में आई नरमी की वजह से थी। इस ट्रेंड को देखते हुए आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने उम्मीद से ज्यादा राहत देते हुए पॉलिसी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी थी। हालांकि आरबीआई ने साथ में यह भी चेतावनी दी थी कि मौद्रिक नीति के जरिए ग्रोथ को सपोर्ट करने की स्पेस अब काफी लिमिटेड रह गई है। एसपी ग्लोबल का कहना है कि अब तक ईरान और इजराइल ने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधे टारगेट नहीं किया है। हालांकि इजराइल ने अपने लेविएथन गैस फील्ड को टेम्पररी तौर पर बंद कर दिया है, जो मिस्र और जॉर्डन को सप्लाई देता है। ईरान की तरफ से शुरुआती हमलों में उसके रिफाइनरीज या स्टोरेज टैंक्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान के पास करीब 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की क्रूड रिफाइनिंग कैपेसिटी है, साथ ही 6 लाख बैरल प्रतिदिन की कंडेंसेट स्प्लिटर क्षमता भी है। मई में उसने कुल मिलाकर लगभग 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन किया था। एसपी ग्लोबल का अनुमान है कि जून में ईरान का क्रूड एक्सपोर्ट 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन से नीचे गिर सकता है। जहां तक शिपिंग की बात है, मई में एफआईओ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट ने कहा था कि रेड सी में हालात सुधर रहे हैं और जहाज फिर से अपने पुराने रूट्स पर लौट रहे हैं। उस समय तक एक्सपोर्टर्स को यह उम्मीद थी कि जब तक ईरान और इजराइल सीधे भिड़ंत से बचते हैं तब तक हालात काबू में रहेंगे। मगर अब जब यह टकराव असलियत बन चुका है तो व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता फिर से सामने आ गई है। जहाजों को केप ऑफ गुड होप रूट से ही जाना पड़ सकता है। यह डिटूर यानी चक्करदार रास्ता फ्रेट रेट्स पर सीधा दबाव बनाएगा। पहले ही रेड सी संकट के कारण शिपिंग कॉस्ट में उछाल आ चुका था, क्योंकि सफर 10-14 दिन लंबा हो गया था। इससे शिप्स की उपलब्धता भी टाइट हो गई और फ्रेट रेट्स पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया। एलएनजी ट्रांजिट भी इस संकट से अछूता नहीं रहा। स्वेज नहर के जरिए जाने वाला एलएनजी वॉल्यूम 2024 में गिरकर 4.15 मिलियन टन रह गया, जबकि 2023 में यह 32.36 मिलियन टन और 2022 में 34.94 मिलियन टन था। वहीं केप ऑफ गुड होप से जाने वाला एलएनजी वॉल्यूम 5 गुना बढ़ गया। 2022 में 11.76 मिलियन टन से बढ़कर 2024 में 59.37 मिलियन टन हो गया।